तो जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था उतना डेवलपमेंट हो पाया, या फिर जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी का जो विकास नहीं होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और इस 25 साल के युवा छत्तीसगढ़ को एक स्वस्थ युवक रूप में ही मैं देखना अधिक पसंद करता हूं और पाता भी हूं। क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से लगातार हर चुनाव में फ्री बीस का जो खेल खेला जा रहा है वो पार्टी को बस आगे ले जा रही है लेकिन स्टेट को पीछे कर दे रही है? हमारी जो जीडीपी थी और देश की अर्थव्यवस्था थी वह निश्चित रूप से आज की तुलना में कमज़ोर थी। तो आपको क्या लगता है महिलाओं को सशक्त करना बहुत ज़रूरी है, तो क्या उनके खाते में हर महीना 1,000 रुपये देने से उन लोग सशक्त हो जाएंगे, या फिर उनके हाथों को रोजगार दिया जाए? क्या लगता है आपको? एक स्वाभिमान पूर्ण जीवन अपनी अस्मिता की रक्षा करते हुए व्यतीत कर सके उसके लिए एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। इसीलिए इसको हम महतारी वंदन करते हैं, वंदना कहते हैं। उनकी अस्मिता के समक्ष हमारी सरकार जो है शीश झुकाती है ताकि उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। तो ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। अभी भी हम देखते हैं कि कई जिलों में, कई जो वनांचल क्षेत्र है वहाँ ऐसे शादियाँ हो रही है, तो किस प्रकार की पॉलिसी गवर्नमेंट को बनानी चाहिए और आप किस तरीके से काम किए वहाँ? को जान करके आश्चर्य होगा कि जिनको हम पिछड़ा समझते हैं आदिवासी वर्ग, उनमें बाल विवाह की कुरीति नहीं पाई जाती। बीजेपी पार्टी को बुलडोजर पार्टी कहा जाता है और आपको एक बुलडोजर प्रशासक, क्या इसीलिए आप बीजेपी में ज्वाइन किए? 94-95 में, और मैं रायपुर नगर निगम का अंतिम प्रशासक रहा। नए पहली बार विधायक चुन कर आए, उनको मंत्री बना दिया गया है, तो अनुभव की कमी प्रदेश को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। भारतीय जनता पार्टी में आप देख चुके हैं कौन प्रधानमंत्री के बाद, प्रधानमंत्री पहले क्या थे, गृह मंत्री कौन थे, पहले बूथ अध्यक्ष थे, आज गृह मंत्री हैं। राष्ट्रपति कौन है अभी, जो एक आदिवासी महिला है वो आज राष्ट्रपति है। नमस्कार, सवाल जो आपका है देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं TNR न्यूज़ का एक खास कार्यक्रम है जहां हम अलग अलग नेता, विधायक, मंत्री और सांसदों से आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं उनके जीवन के सफ़र और संघर्ष को। आज हमारे साथ जो मेहमान है वह बेहद खास है। जी हाँ, खास इसलिए नहीं क्योंकि वो किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कलेक्टर रह चुके हैं, कमिश्नर रह चुके हैं और अलग अलग कई सरकारी जो पद हैं, जो श्रेष्ठ पद हैं, उस पर वो काम कर चुके हैं और सफलता हासिल कर चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से वरिष्ठ नेता श्री गणेश शंकर मिश्रा जी, जो IAS से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जी, राजनीतिक चर्चा में आगे बढ़ेंगे सर, और कहाँ कहाँ आपने काम किए, कैसे आपको सफलता मिली, कहाँ चुनौतियाँ, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि कौन है गणेश शंकर मिश्रा जी, कैसा आपका राजनीतिक में आपका आना हुआ, जन्म कैसा रहा, पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई आपकी? मैं गणेश शंकर मिश्रा रिटायर्ड IAS हूँ और 31 अक्टूबर 2017 को मेरी सेवानिवृत्ति हुई थी एट द एज ऑफ 60 ईयर्स कंप्लीशन। और जैसा कि सेवानिवृत्ति के पश्चात एक जो हर व्यक्ति के लिए एक रहता है कि अब आगे क्या किया जाए, जीवन का जो शेष हिस्सा है, और उसके लिए फिर मैंने, चूँकि मुझ में पर्याप्त ऊर्जा थी, फिटनेस भी था, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, काफ़ी सोच समझकर। और उसके पीछे मेरा यही उद्देश्य था कि शेष जीवन मैं राष्ट्र की सेवा के लिए, भारत माता की सेवा के लिए बिता सकूं। यही एकमात्र जीवन का लक्ष्य था। 36 साल उसके पहले सरकारी नौकरी किया, IAS रहा, और अलग अलग कैपेसिटी में काम करने का मुझे मौका मिला। जी, अलग अलग प्रकार के लोगों से इस दौरान संपर्क में भी आया, राजनीतिकों के भी संपर्क में आया, समाज सेवियों के भी संपर्क में आया, और जिस विभाग में हम लोग काम करते थे उस विभाग के अधिकारी कर्मचारी, उनको देखने का, समझने का मौका मिलता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अलग अलग कैपेसिटी में काम करते हुए देश के जनमानस को पढ़ने का एक मौका मिला, उनकी जो जीवन की परिस्थितियां होती हैं उनको समझने का मौका मिला, और जीवन का जो हार्ड फैक्ट्स क्या होता है, हमारी जो सरकार की योजनाएं होती हैं वो उसका बनाने का उद्देश्य क्या होता है, और अंतिम लाइन पर खड़ा हुआ व्यक्ति तक वह योजना पहुंच पाती है कि नहीं पहुंच पाती है,
पहुंचती है तो कितना प्रतिशत सही ढंग से पहुंच पाती है, और योजना का जो बनाने का उद्देश्य होता है वह कितना सार्थक हो पाता है। ये सब चीज़ भी देखने का, समझने का, परखने का मौका मिला। जी। आपने जैसे कहा कि मेरा जीवन किस प्रकार से रहा, कहाँ जन्म हुआ, मेरी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी, तो उस संबंध में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक ग्रामीण पृष्ठभूमि को मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी एक फ्रीडम फाइटर थे। ग्राम मूरा यहाँ से जो करीब 35 किलोमीटर दूर रायपुर से स्थित है, तिल्दा तहसील में। वहाँ मेरा जन्म 10 अक्टूबर 57 को 10 नवंबर 56 को हुआ था। और पिताजी चूँकि एक किसान थे और एक फ्रीडम फाइटर भी थे, उन्होंने 15 दिसंबर 1945 को ब्रिटिश पुलिस अफसर की नौकरी करते हुए, जब उनकी पदोन्नति होनी थी, ऐसे समय में उन्होंने भारत माता की सेवा करते हुए अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा दिया था। उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी टॉर्चर किया गया। वो एक अलग किस्सा कहानी है जिस पे मैं विस्तार से नहीं जाना चाहूँगा। और उसके पश्चात पिताजी गांव में रहे, खेती किया करते थे, कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था। और कृषि के आजीविका के माध्यम से ही हम सब भाई बहनों की एक बड़ा परिवार था। 5 भाई और 5 बहन थे, मैं जिसमें सबसे छोटा था। इस परिवार का पालन पोषण पिताजी हार्डशिप फेस करते हुए कर पाए। और हम लोगों की जो सारी शिक्षा थी ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहते हुए और रायपुर में आकर के यहाँ पे जो स्कूली शिक्षा थी, महाविद्यालयीन शिक्षा थी और स्नातकोत्तर की शिक्षाएं संपन्न हुई। और यहीं पर हमने प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं की तैयारी करते हुए सरकारी सेवा हमें उपलब्ध हो पाया। आपके पास बहुत लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा। उसके बाद हम देखते हैं सर, जैसे कि अगर कोई भी सरकारी नौकरी में है तो जितना उनका समय रहता है जॉब करने का, तो जॉब कर उसके बाद रिटायर होने के बाद उनको शांति से जीवन जीना पसंद करते हैं। आपका राजनीति में आना हुआ, क्या इससे पहले आपको लग रहा था कि मुझे राजनीति में चला जाना चाहिए? जैसे बहुत से अभी ऐसे IAS IPS रहते हैं जो नौकरी को छोड़कर राजनीति में प्रवेश कर लेते हैं। मेरा शुरू से ये एक काम करने का तरीका था, वह यह था कि जिस भूमिका में मैं रहूं उस भूमिका को मैं अपना 100% पूरी निष्ठा के साथ, पूरे लगन के साथ, पूरी परिश्रम के साथ उसे मैं दे सकूं, उसके साथ उस भूमिका के साथ न्याय कर सकूं। और इसी जो जीवन का मूल मंत्र जो मेरा रहा, उसके तहत मैं सरकारी नौकरी सफलतापूर्वक किया। जब सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुआ तो मुझे किसी प्रकार की ग्लानि नहीं थी, किसी प्रकार का मन में ऐसा भाव नहीं था कि मैं जो अमुक काम करना चाहता था वो मैं नहीं कर पाया। इस मामले में काफ़ी आत्मसंतोष के साथ मैं सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुआ। और वो जो मूल मंत्र था, कुछ कर पाने का जीवन में एक जज्बा था कि मैं कुछ अलग हट करके कुछ अलग कर पाऊँ, उपलब्धि कर पाऊँ। तो वो एक सरकारी सेवा का तो अध्याय समाप्त हुआ, लेकिन उसके पश्चात का जो जीवन था, जो हर ब्यूरोक्रेट के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि जब तक वो उसमें फिटनेस होता है, उनमें जो काम करने की क्षमता होती है, उसका किस प्रकार से उपयोग करना है। तो उसके तहत मैंने ये सोचा कि सामाजिक क्षेत्र में रहते हुए एक मंच ऐसा सशक्त उपलब्ध हो तो उसके माध्यम से शेष जीवन में अधिक अच्छे से अधिक सार्थकता के साथ में और भारत माता की सेवा करते हुए, क्योंकि सरकारी नौकरी ब्यूरोक्रेट्स 2 प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो कि सिर्फ सरकारी नौकरी करते हैं और कुछ दूसरे ऐसे होते हैं जो हमेशा समाज से, व्यक्तियों से, समाज के अलग अलग वर्गों से हमेशा अपने आप को कनेक्ट करके रखते हैं। तो मैं हमेशा जहाँ भी, चूँकि सरकारी नौकरी में भी था, तो सरकारी स्कीम्स के माध्यम से एक जो किताबी ज्ञान होता है, एक थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, उससे अलग हट करके, उससे आगे बढ़ कर के लोगों से जुड़ने की एक आदत थी। और उसका मुझे सरकारी नौकरी में मुझे फ़ायदा भी मिला, अधिक सफलता मिली। तो उस भाव के साथ मैं सक्रिय बना रहना चाहता था
इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगा कि एक बेहतर मंच हो सकता है जिसमें मैं अपने जो 36 साल का जो जीवन का अनुभव है उसका उपयोग मैं और अधिक रचनात्मक ढंग से और अधिक सकारात्मक दिशा में कर सकता हूं। और उस दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे 2014 के पश्चात। तो यद्यपि सरकारी नौकरी में एक सरकारी जो नौकर होता है, ब्यूरोक्रेट होता है, वह जो भी डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट होती है उसकी जो नीतियां होती हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, उसकी जो पॉलिसी होती है, उसका अमल करने वाला हिस्सा होता है। तो जब तक नौकरी में रहा तब तक तो ऐसा कुछ था नहीं, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी जिसको पूरी इंटीग्रिटी के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में अमल करते रहे। लेकिन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एक ऐसे शख्सियत मेरे सामने थे जिनसे मैं प्रभावित हुआ, ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा जी। और इसलिए प्रभावित हुआ कि वो रिजल्ट देते थे। और सबसे बड़ी जो आजकल की समस्या है, कथनी और करनी में अंतर जो बढ़ गया है और दिनों दिन वाइड होते जा रहा है, उसमें मैंने पाया कि ये व्यक्ति तो कुछ अलग है, उनसे प्रभावित हुआ। और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में उनकी सदस्यता लेकर के, और उस समय अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी थे, उनके समक्ष मैंने जाकर के दिल्ली में 2021 में जुलाई में भारतीय जनता पार्टी प्रवेश किया और सदस्यता प्राप्त की। कांग्रेस पार्टी या फिर और बहुत 2-3 पार्टी जो नेशनल लेवल की हैं, राहुल गांधी को एक अभी उभरता हुआ नेता के रूप में देखा जा रहा है, तो आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की? ये मैंने कहा ना, जब मैं जिस पॉइंट ऑफ टाइम में रिटायरमेंट हुआ, उस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं माननीय मोदी जी के कार्यों से प्रभावित हुआ। उसके पहले यद्यपि यहाँ विद्याचरण जी शुक्ल थे, उनके स्टाफ में मैं प्राइवेट सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ। 1994-95 में जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्टर थे और दिल्ली में उनके साथ मैं काम करता था। और उसके बाद जोगी जी जो छत्तीसगढ़ के प्रदेश बनने के बाद प्रथम मुख्यमंत्री थे, उनके अधीन भी मैं काम किया हुआ हूँ। जब वो मुख्यमंत्री थे वो कांग्रेस के थे। और बाकी 36 साल की नौकरी में कांग्रेस के भी बहुत से लोगों के संपर्क में आया, उनके साथ मैंने काम किया, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए। लेकिन जैसे बताया, मैं रिटायरमेंट के समय जब मोदी जी के कार्यों को मैंने देखा, परखा, और मैंने जब ये निर्णय लिया कि मुझे रिटायरमेंट के बाद भी सक्रिय ही रहना है, क्योंकि एक शैली होती है जीवन की, 10 से 5 तक जो लोग काम करते हैं और उसके बाद घर में आ जाते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद भी परिवार के बीच ही ज़्यादा समय बिताने का उनका रहता है। तो मैं चूँकि कुछ करना चाहता था, सिस्टम में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता था, और उस कंट्रीब्यूशन के तहत मेरी प्रायोरिटी ये नहीं थी कि मैं कोई बिजनेस करूं या मैं कोई LLB हूँ तो प्रैक्टिस करूं या किसी प्रकार का ऐसे आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हूँ। मैंने एक समाज सेवा का, समाज से जुड़े रहने का क्षेत्र जो हो सकता है वह राजनीति ही हो सकती है, जिसमें हम अधिक से अधिक लोगों संपर्क में आते हैं। तो इसलिए मैं उस समय माननीय मोदी जी से प्रभावित होकर के, और यहाँ के वर्तमान नेतृत्व डॉक्टर रमन सिंह जो थे, वो मेरे 15 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, उनके काम करने के तरीका से भी मैं निश्चित रूप से प्रभावित था। और 15 साल तक उन्होंने मुझको जो मैं करना चाहता था, कभी उनका मुझको राजनीतिक हस्तक्षेप का मैं शिकार कभी नहीं हुआ। मैं कोई भी बात ऐसी होती थी, क्योंकि जो नेतृत्व होता है उसके पास अलग अलग स्रोतों से कई बातें पहुंचती हैं, और यदि आप सही भी काम कर रहे हैं तो लोग आपकी शिकायत जरूर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे बहुत से प्रसंग आए जिसमें मेरे खिलाफ झूठी शिकायत भी हुई। तो ऐसे तमाम अवसरों में मैंने हमेशा जब भी वस्तु स्थिति उनको बताया, उन्होंने बड़े धैर्य के साथ में उसे सुना, और उसके उनके काम करने के तरीके से भी मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो ये सब का एक मिला जुला प्रभाव था कि भारतीय जनता पार्टी मैंने अपने आप को ज़्यादा नज़दीक पाया, और मैंने ये सोचा कि यहाँ पर काम करने की अपार और असीमित संभावनाएं विद्यमान हैं। जी, छत्तीसगढ़ को बने सर लगभग 25 साल हो गया है, तो क्या आपको लगता है जिसमें 8 साल लगभग कांग्रेस का भी सरकार रही और बाकी बीजेपी के पास रही,
तो जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था उतना डेवलपमेंट हो पाया, या फिर जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण जो विकास नहीं होना चाहिए था वो नहीं हो पाया? निश्चित रूप से आप किसी भी टाइम फ्रेम में किसी बात की जब चर्चा करते हैं तो एक अच्छा कार्य करने का और अधिक बेहतर और सकारात्मक कार्य हो सकता है, इसकी संभावना हमेशा रहती हैं। लेकिन यह बात मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि आज छत्तीसगढ़ जो है जब 2000 में बना था 1 नवंबर को, और उसके पश्चात 2025 चल रहा है, आज युवावस्था में है। बाल्यावस्था पूरी हो गई, तरुणाई पूरी हो गई, अब युवावस्था में प्रवेश कर चुका है। और इस 25 साल के युवा छत्तीसगढ़ को एक स्वस्थ युवक रूप में ही मैं देखना अधिक पसंद करता हूं और पाता भी हूं। कुछ छोटी मोटी बातें हो सकती हैं कि और बेहतर किया जा सकता है, लेकिन आप ये देखेंगे कि राष्ट्रीय पटल में उत्तराखंड और उत्तरांचल, ये दोनों राज्यों का गठन छत्तीसगढ़ के साथ साथ हुआ था। और तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी जी वाजपेयी ने तीनों नवगठित प्रदेशों का निर्माण किया था, और उसमें बाकी 2 प्रदेशों की तुलना यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को बहुत आगे पाते हैं जी। ये हर कोई इस बात को मानता है। और इसका सबसे बड़ी बात यह है कि काम तो अच्छा हुआ ही, कुछ कमियां हो सकती हैं वो अलग विषय है, लेकिन एक राजनीतिक स्थिरता छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। यहाँ के लोग छोटी मोटी बातों को ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ की लोगों की तासीर यह भी है कि लोग समझते हैं कि उन्हें वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उन्हें आतंकित कर सकते हैं, उन्हें धमका सकते हैं, दबा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ लोगों की गलतफहमी होती है। जब समय आता है तो प्रजातंत्र के वोट के माध्यम से, मतदान के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, वह माकूल जवाब देने में और सही निर्णय लेने में भी अपने आप को कई बार साबित कर चुके हैं। क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से लगातार हर चुनाव में फ्री बीज का जो खेल खेला जा रहा है वो पार्टी को बस आगे ले जा रही है लेकिन स्टेट को पीछे कर दे रही है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, लेकिन मैं साथ में ये जोड़ना चाहूँगा, आपने ये भी देखा है कि मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट जब थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस समय हमारी जो जीडीपी थी और देश की अर्थव्यवस्था थी वह निश्चित रूप से आज की तुलना में कमज़ोर थी। और 10वें और 11वें नंबर पे जीडीपी होती थी, और विश्व में भारत की जो अर्थव्यवस्था है 10वें 11वें नंबर से आज 5 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में एक भारत की अर्थव्यवस्था है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि विश्व की जो 3 प्रमुख व्यवस्थाएं हैं, अर्थव्यवस्थाएं हैं, उसमें एक भारतवर्ष रहेगा। और दूसरा उन्होंने विजन तय किया है कि 2047 का विकसित भारत, सशक्त भारत। अब विकसित भारत और सशक्त भारत में सशक्त और विकसित छत्तीसगढ़ भी शामिल है। तो आज यद्यपि फ्रीबीज की बात होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फ्रीबीज के बहुत ज़्यादा समर्थन में नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एकदम से आप जो है आपको जो वर्तमान में जो मैसेज है उसके हिसाब से भी चलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वह इस चीज़ को समझते हैं, और ये फ्री बीज की बात जहाँ पर हो रही है तभी तक के लिए हो रही है जब तक कि लोगों को बैसाखी देने की आवश्यकता है जी। समय के साथ साथ आज जिस प्रकार से विष्णुदेव साय जी की सरकार 1.5 साल लगभग समय हो गया है पूरा, और जिस तरह से काम कर रही है, और जिस प्रकार से डबल इंजन की गवर्नमेंट में राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय परिवेश में जो मार्गदर्शन प्रदेश सरकार को समय समय पर प्राप्त होता है, और जिस तरह से हम बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा छत्तीसगढ़ भी 2047 का जो विकसित भारत है उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। इसके सुनहरे भविष्य में मैं किसी भी प्रकार का संदेह या असफलता का मुझको खतरा नज़र नहीं आता जी। सर,
हम एक और बात देखते हैं नक्सलाइट की। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी का ये कहना है कि नक्सलवाद को ख़त्म करने के हमारे पास 2026 तक का टारगेट है, लेकिन उनके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो सरेंडर कर दे या फिर गोली खा के ख़त्म हो जाए। तो क्या लगता है, क्या सिर्फ यही रास्ता हो सकता है उनको मुख्य धारा में जोड़ने का? देखिए, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको बता दूं कि मैं जितने दिनों तक छत्तीसगढ़ के बस्तर में अलग अलग कैपेसिटी में सेवा दिया हुआ हूँ, बहुत कम IAS अफसर ऐसे होंगे जो इतने लंबे समय तक पदस्थ रहे होंगे। मैं वहाँ का, मेरा प्रोबेशन पीरियड भी रहा, वहाँ मैं कलेक्टर भी रहा, वहाँ मैं संभागीय आयुक्त भी रहा। 5 साल तक मैं बस्तर के बीजापुर और दंतेवाड़ा क्षेत्र से लेकर के और जगदलपुर मुख्यालय तक अपनी सेवा दे चुका हूँ। हमारे माननीय जो अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री हैं, उन्होंने एक नक्सलिज्म के बारे में एक टाइमलाइन डिसाइड किया है, और वो डिसाइड ये किया उन्होंने कि मार्च 2026 तक न केवल छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ का बस्तर, पूरे देश के जो 36 नक्सल प्रभावित जिला हैं, वहाँ पे नक्सलिज्म का उन्मूलन वो कर देंगे। और ये जो 36 जो नक्सलाइट हिट डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें छत्तीसगढ़ के भी जो नक्सल प्रभावित जिला हैं वो शामिल हैं। इस दिशा में काम बहुत अच्छे से प्रारंभ हो चुका है। न केवल काम प्रारंभ हुआ है, अपितु आप ये देख सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई आदमी इसमें क्वेश्चन नहीं लगा सकता कि हमारी जब से गवर्नमेंट आई है, भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट आई है माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, और उस दिन से लेकर के आज तक का आप क्रेडिट कार्ड देख लीजिए। छत्तीसगढ़ जिस समय वेस्ट बंगाल में प्रारंभ हुआ और देश के अन्य राज्यों में फैलते गया, तब से लेकर के भी आप देखें आज तक छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से प्रभावी कदम भारत सरकार के सहयोग से, मार्गदर्शन से उठाया गया है, जितनी मुठभेड़ हुई हैं, जितने नक्सलाइट मारे गए हैं एनकाउंटर्स में, वो इसके पहले कभी नहीं हुआ। तो हम इसमें कोई इन सब उपलब्धियों के दायरे में रहते हुए, उनको देखते हुए, हमें कहीं इसमें एक रत्ती भर का भी कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि हमारे माननीय अमित शाह जी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें कोई एक दिन भी आगे बढ़ेगा जी। 100% छत्तीसगढ़ से नक्सलिज्म समाप्त होगा, और जो लोग गुमराह होकर के जो हिंसक हुए हैं, जिन्होंने विकास के खिलाफ लड़ाई प्रारंभ की है, उनको अब ये महसूस हो रहा है कि वो गलत रास्ते पे हैं, और शासन के उन्मूलन की दिशा में जो प्रयास को देखते हुए वो वापस मेन लाइन में, मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं जी। आपने ये कहा कि क्या यही एक रास्ता है कि या तो उनको इनकाउंटर कर दो या वो वापस आ जाएं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ने ये स्पष्ट कहा है कि नक्सली उन्मूलन में एक खाली एनकाउंटर करना ही एक कार्य नहीं हो सकता। हर प्रकार से 3 दिशाओं में अलग अलग मल्टी प्रोंग्ड प्रयास इसमें हो रहे हैं। एक तो ये हो रहा है कि रिहेबिलिटेशन की कार्रवाई हो रही है, उनको पैकेज दिया जा रहा है पुनर्वसाहट के लिए जी। कि वो वापस मेन लाइन में आए, मेन स्ट्रीम में आए, उनको जो है आजीविका का साधन दिया जाएगा, वो ताकि अपने साधारण स्वाभाविक जीवन व्यतीत कर सकें। उनको नए नए इंसेंटिव भी दिया जा रहा है, जो लोग साथ में उनको सरेंडर की कार्यक्रम भी किया जा रहा है, सरेंडर के ही पैकेज दिए जा रहे हैं। उनको जो है यदि कोई AK-47 के साथ में सरेंडर करता है या और किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र के साथ में सरेंडर करता है, तो उसको एक इनामी राशि के साथ साथ सरेंडर कराया जाता है। और तीसरा, इसके बाद भी जो लोग जानबूझ करके, यदि उनको मौका देने के बाद भी जो उस रास्ते से वापस नहीं आना चाहते, तो उनके साथ में सरकार सख्ती के साथ में निपट रही है, और ऐसे लोग एनकाउंटर में उनका बलिदान हो रहा है जी। एक और बहुत महत्वपूर्ण यहाँ योजना चलाई जा रही है महतारी वंदन योजना के नाम से। तो आपको क्या लगता है, महिलाओं को सशक्त करना बहुत ज़रूरी है,
तो क्या उनके खाते में हर महीना 1,000 रुपये देने से उन लोग सशक्त हो जाएंगे, या फिर उनके हाथों को रोजगार दिया जाए? क्या लगता है आपको? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि रोज़गार नहीं दिया जाए या रोज़गार देने के खिलाफ पार्टी है, लेकिन रोज़गार देने में समय लगता है। एकदम से आप इतनी बड़ी आबादी को, आज तो जो है आप 3 करोड़ प्लस की आबादी छत्तीसगढ़ की है, उसमें 50% 51% महिलाएं हैं, उसमें क्या तो 1.5 करोड़ हो गया। तो 1.5 करोड़ लोगों को क्या आप यदि कुछ लोगों को अपन छोड़ भी दें कि जो जिनको रोज़गार की आवश्यकता नहीं है, या जो इनको रोज़गार मिला हुआ है, या जो उच्च वर्ग से शामिल हैं, ऐसे लोग छोड़ दें, तो क्या शेष पूरी आबादी को आप एक साथ रोज़गार दे सकते हैं क्या? ऐसा करना ना संभव है, ना ऐसा सोचना व्यवहारिक है। तब तक के लिए हर नारी, हर महिला, चाहे वह माँ के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, एक स्वाभिमान पूर्ण जीवन अपनी अस्मिता की रक्षा करते हुए व्यतीत कर सके, उसके लिए एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। इसीलिए इसको हम महतारी वंदन करते हैं, वंदना कहते हैं। उनकी अस्मिता के समक्ष हमारी सरकार जो है शीश झुकाती है, ताकि उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। तो ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उनके लिए कोई स्थायी व्यवस्था ना किया जाए। जिस दिन हर महिला उस गरीबी रेखा से या उस आवश्यकता की सीमा से ऊपर उठ जाएगी, उसको ये फ्री बीज बंद कर दिया जाएगा। वो स्वयं नहीं लेना चाहेंगे। तो इसके एक अलग स्कीम है, अलग से इस पे सोच चल रही है, अलग से इस पे विचार चल रहा है। लेकिन जैसा आपने कहा, इसमें महिलाओं को किसी प्रकार का मुखखोरी की आदत डालने की मंशा सरकार की नहीं है, ना ही उनको पराधीन करने की है। हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हर महिला, न केवल हर महिला, हर व्यक्ति, हर बेरोजगार व्यक्ति उसको अपने पैरों पे खड़ा हो सके और अपना खुद का जीवन यापन और खुद का जो है उसकी व्यवस्था कर सके। जी, जब आप राजनांदगांव में कलेक्टर के रूप में काम करते सर, तब आपके द्वारा 500 से ज़्यादा जो नाबालिग लड़कियों का शादी है उसको आप रुकवाए थे, और सामूहिक विवाह भी आपने कराए थे। अभी भी हम देखते हैं कि कई ज़िलों में, कई जो वनांचल क्षेत्र है वहाँ ऐसे शादियाँ हो रही है। तो किस प्रकार की पॉलिसी गवर्नमेंट को बनानी चाहिए, और आप किस तरीके से काम किए वहाँ? ये बात सही है कि जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, तो उनके गृह जिले में कलेक्टर के रूप में मेरी पदस्थापना दिसंबर 2003 में हुई थी। और वहाँ पे जाकर के मैंने ये देखा कि राजनांदगांव ऐसे तो पूरे देश में सामाजिक बुराई के रूप में, सामाजिक कुरीति के रूप में बाल विवाह आप देखते हैं। कोई एक राजनांदगांव की या छत्तीसगढ़ की बात नहीं, पूरे देश में होता है। राजस्थान में भी होता है, यूपी में भी होता है, बिहार में भी होता है, सभी जगह होता है। तो वहाँ पे मैंने ये जाके देखा कि बड़ी संख्या में बाल विवाह होते थे, और उसका हमने जो है एक अलग अलग जो जाति वर्ग समुदाय के लोग हैं उनसे संपर्क स्थापित किया। तो मुझको ये भी आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जिनको हम पिछड़ा समझते हैं, आदिवासी वर्ग, उनमें बाल विवाह की कुरीति नहीं पाई जाती। वहाँ का जो मानपुर, मोहला, अंबागढ़ चौकी ये हिस्सा था, उनमें बाल विवाह की कुरीति नहीं पाई जाती। और जिनमें कुरीति पाई जाती है वो साहू भी हैं, पटेल भी हैं, वर्मा भी हैं, कुर्मी भी हैं, ब्राह्मणों में भी होता है, तो बाकी सब में पाया जाता है। तो उसमें हमने ये तय किया, जब बड़ी संख्या में बाल विवाह हो रहा था, तो उसका इस सामाजिक बुराई का सामना करने के लिए, इनकाउंटर करने के लिए, इसको इरेडिकेट करने के लिए जो कानून था उपलब्ध, वो था बाल विवाह निरोधक अधिनियम, जो 1928-1929 में ब्रिटिश टाइम में आया था, और जिसको हम और आप शारदा एक्ट के रूप में जानते हैं। और उसमें जो प्रावधान हैं वो इतने माइल्ड हैं, सॉफ्ट हैं, और इसको हम कह सकते हैं कि टीथलेस है। तो उसके माध्यम से, कानून के माध्यम से बाल विवाह की बुराई को दूर करना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। ऐसे भी ये एक सामाजिक समस्या था। तो सामाजिक समस्या को आप जो है किसी पुलिस के बल पे, न्यायालय के बल पर, जब तक लोगों में जन जागरण ना हो, उनको इस बुराई के खिलाफ हम जो है प्रेरित ना करें, समझाइश ना दें, जागरूकता ना लाएं, तब तक इसका निराकरण करना संभव नहीं है। और वही काम हमने राजनांदगांव में किया जी। और आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि 510 से भी अधिक
ऐसे बाल विवाह होने से हमने रोका, जो कि बाल विवाह हो रहा था या जिनकी शादी तय हो चुकी थी, उससे हमने उनको बच्चियों को बचाया, जिनकी उम्र जो है 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल की होती थी। और वो इतनी बड़ी सफलता थी कि उस समय ये पूरे देश में ये एक विमर्श का विषय बन गया था। और मैं कलेक्टर राजनांदगांव के रूप में बहुत ही आत्मविश्वास के साथ इस बात को मैंने कहा था कि मेरे ज़िले में एक भी बाल विवाह नहीं हो रहा है। जी। ये कोई, मैं नहीं सोचता कि पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी कलेक्टर कहने की स्थिति में था। और वहाँ पे यूनिसेफ ने इस बात को समझा और नवंबर 2007 में नई दिल्ली में पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ होता है, जिसमें 50 वरिष्ठ सांसदों की एक कमेटी होती है संसद भवन में। तो वहाँ पे यूनिसेफ के माध्यम से मेरा प्रेजेंटेशन भी हुआ था, जिसमें मैंने माननीय सांसद गणों के बीच में इस बात को रखा था और ये डिटेल बताया था कि किस प्रकार से राजनांदगांव में सफलतापूर्वक हम लोगों ने बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई प्रारंभ की थी और उसमें हमको विजयश्री प्राप्त हुआ था, कैसे हमने बाल विवाह रोका था। तो जो यूपी के और राजस्थान के जो सांसद हैं, उन्होंने इस बात पर बड़ा घोर आश्चर्य जताया था, उन्होंने इसकी बहुत तारीफ की थी। और ये विषय जहाँ तक आपने कहा कि बाकी जगह क्यों नहीं रुक पाता है, तो ये एक कमिटेड एफर्ट करने की इसमें आवश्यकता है। और जिस स्तर पर मैं इसमें ये मानने में कोई इसमें परहेज नहीं करूँगा कि जिस इंटेंसिटी के साथ में, जिस मिशन फीलिंग के साथ में इस सामाजिक बुराई के खिलाफ अलख जगाना चाहिए, वो आज तक अलग अलग, चाहे मैं सभी गवर्नमेंट को ये कहूँगा कि किसी गवर्नमेंट ने उस प्रायोरिटी के साथ इसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी। यदि इतनी बड़ी समस्या है, इसको यदि दूर करना है तो उस लेवल पे इसके लिए प्रयास की आवश्यकता भी बहुत ज़रूरी है। जी। बीजेपी पार्टी को बुलडोज़र पार्टी कहा जाता है और आपको एक बुलडोज़र प्रशासक, क्या इसीलिए आप बीजेपी में ज्वाइन किए? नहीं, ये तो बहुत सीमित प्रभाव वाली बात है। मैं तो बुलडोज़र प्रशासक के रूप में जब मुझे ख्याति मिली, जब मैं नगर निगम रायपुर में प्रशासक था 1994-95 में, और मैं रायपुर नगर निगम का अंतिम प्रशासक रहा। और उसके बाद फिर चुनाव 73-74 अमेंडमेंट के बाद हमेशा नियमित चुनाव होता है, उसके बाद कोई प्रशासक रहा नहीं, मेयर ही रहे। तो उस समय नगर निगम प्रशासक के रूप में मेरी पदस्थापना जिस गवर्नमेंट ने की थी वो कांग्रेसी गवर्नमेंट थी। दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, और उस समय मैंने 5000 से अधिक एंक्रोचमेंट रायपुर जैसे शहर में सफलतापूर्वक हटाया था, जिसमें मंदिर भी शामिल थे और मुस्लिम बहुल इलाका में ही बहुत सारे इंक्रोचमेंट शामिल थे। और बड़े बड़े लोगों के इंक्रोचमेंट पहली बार 1994 से 95 के बीच में तोड़ा था। और जैसा आप जानते हैं कि जो भी ब्यूरोक्रेट होता है, वो जो भी कार्य करता है उसके कार्य का लाभ यदि मिलता है तो जो भी रूलिंग पार्टी हो उसको मिलता है। उस कार्य के पश्चात ही नगर निगम के जब चुनाव हुए थे पार्षदों के, मेयर के, तो उस समय जो रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस, उसको लाभ मिला था जी। तो ये एक ऐसा विषय नहीं है कि बीजेपी बुलडोजर पार्टी है और इसलिए मैं इसमें ज्वाइन किया। मैं तो कांग्रेस के गवर्नमेंट थी, उसी समय मेरी ख्याति बुलडोज प्रशासक की थी। इसके पहले नांदगांव कवर्धा में भी मैंने काफ़ी एंक्रोचमेंट हटाया था। जब शिवेंद्र बहादुर जी वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उस समय भी मोतीलाल जी वोरा सीएम थे। तो एक संयोग हो सकता है कि बीजेपी जिस प्रकार से काम करना चाहती है कि जो अव्यवस्थित जो डेवलपमेंट हैं उसको रोका जाए, तो उस प्रकार का कार्य मैं भी करना चाहता हूं। और मैंने ये कार्य बुलडोजर प्रशासक रूप में बीजेपी के गवर्नमेंट में भी किया और कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी किया। तो एक अच्छा कार्य यदि आप बिना फेवर के, बिना फियर के कर पाते हैं तो उसकी इस प्रकार के रिजल्ट स्वाभाविक रूप से आते हैं। जी, आप प्रशासनिक कर्मचारी के रूप में एक सेवा दिए हैं, तो जो आपका एक लक्ष्य था उसको आप पूरा किए हैं। अभी आप राजनीति में, तो आपकी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा है जिसको पूरा करने के लिए राजनीति में आए हैं, जैसे विधायक, मंत्री, सांसद?
ये एक बहुत गंभीर प्रश्न आपने पूछा है और मैं इसमें बिना सोचे समझे स्पष्ट कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का उद्देश्य किसी प्रकार का कुर्सी प्राप्त करना नहीं था। लेकिन यह भी उतनी ही सच्चाई है कि हर कोई व्यक्ति यदि मैं चुनावी राजनीति में आता है तो वो चाहता है कि वो एमएलए एमपी बने या उसका पार्टी जो है, जो भी पार्टी है, वो उनका उपयोग करे। जी। तो उस नाते मैं एमएलए तो नहीं बना, एमपी भी नहीं बना, लेकिन पार्टी के मार्गदर्शन में, पार्टी का जो निर्देश होता है, पार्टी के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसके अधीन हम काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक पार्टी है, इसलिए मैं नहीं आया हूँ। मैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ कि सबसे बड़ी राष्ट्रभक्त, देशभक्त पार्टी मैं भारतीय जनता पार्टी को मानता हूँ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझको अट्रैक्ट किया है और भारत माता की सेवा करने के लिए इस पार्टी में मैं ज्वाइनिंग दिया हूँ। जी। आगे पार्टी चाहे जो भी मेरा उपयोग करना चाहे, मैं उसके अनुसार अपना उपयोग की अनुमति पार्टी को दूंगा। और ये हमारी पार्टी कोई ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर ये तो अंतिम समय तक, जीवन के अंतिम सांस तक मैं भारतीय जनता पार्टी में रहूँगा, क्योंकि आज मेरा जो व्यक्तिगत रूप से जो मेरा रुझान है, मेरा जो विवेक है, एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जिसमें मैं अपने विवेक के अनुसार और अपना जो मेंटलिटी के अनुसार काम कर सकता हूँ। जी। एक आखिरी सवाल सर, जो वर्तमान में जो कैबिनेट मंत्री हैं बीजेपी में, अभी 2 सीट खाली हैं, तो क्या लगता है जो नए पहली बार विधायक चुन कर आए हैं उनको मंत्री बना दिया गया है, तो अनुभव की कमी प्रदेश को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है? ये एक सतत मूल्यांकन करने की प्रक्रिया होती है। जब तक आप नए लोगों को मौका नहीं देंगे तो उनका एक्सपोजर कैसे होगा। और पार्टी का उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि हर व्यक्ति को काम करने का अवसर मिलना चाहिए। यहाँ पर कोई ना तो परिवारवाद है और ना कोई ऐसा है कि कोई बहुत बड़ा पद में कोई व्यक्ति है तो उसी के परिवार के लोग या उसका लड़का ही काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी में आप देख चुके हैं कौन प्रधानमंत्री के बाद, प्रधानमंत्री पहले क्या थे, गृह मंत्री कौन थे, पहले बूथ अध्यक्ष थे, आज गृह मंत्री हैं। राष्ट्रपति कौन थी, कौन है अभी, जो एक आदिवासी महिला है वो आज राष्ट्रपति है। तो पार्टी एक प्रक्रिया के तहत व्यक्ति को जो है काम करने का हर एक को मौका मिलता है यहाँ पर, और उनका कार्यों का मूल्यांकन होता है, उसके आधार पर आगे करेक्शन भी होता है। तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि पार्टी के काम से कोई संतुष्ट है कि नहीं है। ये पार्टी एक निरंतर मूल्यांकन अपने लोगों को करते रहती है और उसके आधार पर करेक्शन होते रहते हैं। एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा अपने आप को करेक्शन के लिए मौजूद उपलब्ध रहती है, कभी किसी के साथ में रिजिड नहीं होती है, ऐसी पार्टी है। जी, आपका बहुत धन्यवाद सर। आप अपना महत्वपूर्ण समय निकाला, हमारे साथ चर्चा की। हमारे माध्यम से कुछ स्पेशल संदेश देना चाहेंगे, खास तौर पे जो राजनीति में ऐसे युवा आना चाहते हैं जो रुचि रखते हैं? युवाओं को राजनीति में आने के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि इसको मैं जहाँ तक देखता हूँ कि लोग पेशा के रूप में राजनीति को स्वीकार कर रहे हैं। ये किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए या देश और समाज के लिए ये प्रवृत्ति शुभ नहीं है। आपकी राजनीति में रुचि है, यदि आप देश के सजग प्रहरी हैं, व्यवस्थाओं पे विश्वास रखते हैं, यदि आप तटस्थ नहीं रहते किसी घटना पे, आप यदि प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, तो राजनीति में आपकी रुचि हो सकती है। लेकिन कहीं भी आप कुछ भी करने के लिए योग्य नहीं हैं, तो वैसे में कुछ लोग, एक फैशन हो गया है बोलने का कि राजनीति में मैं पैसा के इन्वेस्टमेंट अपना लगा रहा हूं, तो ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के लिए हो। तो आप में यदि सेवा की भावना है, आप में यदि पेशेंस है, आप में धीरज है, और यदि आप जो है देश और समाज के साथ में जुड़ करके काम करना चाहते हैं, तो राजनीति आपके लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है और सेवा का यहाँ पे भरपूर मौका है और अपॉर्चुनिटी है। जी, एक आखिरी सवाल सर, ब्यूरोक्रेट्स जो राजनीति में आते हैं
वो कितना सही आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, और इसे राजनीति जो परिवेश है उसमें कितना शुद्धता, कितना बदलाव आ सकता है? ऐसा है, देखिए, ब्यूरोक्रेट होने से ही कुछ नहीं हो जाता। ब्यूरोक्रेट भी कई प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता होता है कि कोई आदमी ब्यूरोक्रेट है और राजनीति में आएगा तो कोई अलग जगह देगा। आप किस प्रकार की ब्यूरोक्रेट हैं, क्या आपका कैरेक्टर है, वो मायने रखता है, वो अधिक महत्वपूर्ण है। आप निश्चित रूप से एक बात जरूर है कि ब्यूरोक्रेट के रूप में आपको जो है एक लंबे समय तक काम करने का अनुभव होता है, नॉलेज होता है, और उस अनुभव और उस ज्ञान को, उस नॉलेज को आपका यदि उपयोग राजनीति में होता है तो वो देश के लिए, समाज के लिए, दोनों के लिए लाभदायक ही होगा। जी, बहुत धन्यवाद सर आपका।